हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं और बैक टू बैक हमारे दो लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म में हो चुके हैं। हम अब लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक अपन ने डिस्कशन किया था, आइए देख लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कहाँ तक न्यूक्लियोसिटी वगैरह हो गया था। हम यहाँ तक नोट वगैरह में आ गए थे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? अपने डाउट खुद ही पूछें, पड़ोसी को मत बोलें। समझ रहे हैं? आओ। बड़े मजेदार टॉपिक चल रहा है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजेदार तरीके से अपन यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। हम्म। एक पूछ रहा है, सर बेस और न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस कैसे चेक करें? दो दे तो दोनों रहे हैं। अरे यार बेटा, देने वाले के ऊपर बात नहीं कर रहे। देने वाला तो दोनों ही केस में दे रहा है, चाहे वो बेस की तरह काम कर रहा हो या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा हो। और न्यूक्लियोफाइल में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, दोनों ही दे रहे हैं। बट डिपेंड हो रहा है, चीजें बदल कब रही हैं, जब एक्सेप्टर बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि किसको आप डोनेट कर रहे हो, अपने लोन पेयर या अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। तो अगर बेस कहलाएगा वो, तो H प्लस को डोनेट कर रहा है, मतलब एक्सेप्टर जो है वो क्या है? एजेंट प्रोटॉन है। क्या है? एजेंट प्रोटॉन। अगर बेस डोनेट कर रहा है, मतलब कोई भी देने वाला अगर H प्लस को डोनेट कर रहा है, या फिर उल्टा बोलो, एक्सेप्टर जो है वो क्या है? बेस, सॉरी, एक्सेप्टर जो है वो क्या है? H प्लस है। तो उस केस में क्या होगा? देने वाला क्या कहलाएगा? बेस। बट अगर एजेंट प्रोटॉन के अलावा कोई और है, तो देने वाला क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। बस इतना सा। अगर एक्सेप्टर H प्लस है, तो देने वाला क्या होगा? बेस। अगर एक्सेप्टर एजेंट प्रोटॉन के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पे कार्बोकटायन लगा हुआ है, तो कार्बोकटायन अगर एक्सेप्टर है, तो उस केस में वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। बात समझ में आई? एजेंट प्रोटॉन के अलावा कुछ और है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब कार्बोकटायन को दे रहा है, तो हमने ये भी बात करी थी कि 3 वैलेंसी लेके आएगा ये। यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रुप्स और एटम लगे होंगे, तो उस ग्रुप्स और एटम की वजह से कुछ ना कुछ स्टेरिक क्राउडिंग आएगी, भीड़ भाड़ क्रिएट होगी। तो न्यूक्लियोफाइल है आपका, न्यूक्लियोफाइल है आपका वो शर्मीला होता है। क्या होता है दोस्तों? शर्मीला होता है। जब जहां क्राउडिंग होगी, भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, वहां पे इसका देने का जो रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब अगर ये साइज को आप बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बड़े बड़े ग्रुप लगाते चले जाएंगे, तो इस केस में इसका देने का रेट स्लो हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो भीड़ भाड़ इलाकों से बचता है ये, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्राउडिंग के ऊपर भी ये सेंसिटिव होता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट अपन ने देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, कि हमने किस टाइप के सॉल्वेंट यूज किए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आओ बात करते हैं कि सॉल्वेंट कौन कौन से हम ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हम सॉल्वेंट अब कौन कौन से ले सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? आइए, शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपकी आंखों के सामने, ये देखिए। डिस्कस डिस्कस न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग सॉल्ट्स फॉलोइंग सॉल्ट्स फॉलोइंग सॉल्ट्स इन इन गिवन सॉल्वेंट्स। दिए गए सॉल्वेंट्स के अंदर, या इन वेरियस सॉल्वेंट्स, इन वेरियस सॉल्वेंट्स, इन वेरियस वेरियस सॉल्वेंट्स। हम अलग अलग सॉल्वेंट्स लेंगे दोस्तों, और वहां पे हम दिए हुए दिए हुए सॉल्ट्स का हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे। अब सॉल्ट जो हमें दिए गए हैं वो हैं NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। इन सॉल्ट्स हैं हमारे, ये क्या है? हमारे आयनिक सॉल्ट। ये क्या है हमारे?
आयनिक सॉल्ट्स। ठीक है, इन आयनिक सॉल्ट्स को अपन को अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर इनका क्या बिहेवियर रहेगा, कैसी न्यूक्लियोफिलिटी होगी, वो चेक करेंगे। तैयार हैं आप लोग? चलिए आइए बात करें। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं केस 1, केस फर्स्ट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली इंडिया का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? पाकिस्तान से इंडिया जीती, उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैच हुआ उसमें भी इंडिया जीती और फाइनल में पहुंच गई है। तो फाइनली बधाई हो आप सबको, हमारी जो टीम है इंडिया वो फाइनल मैच के लिए रेडी है। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास 4 टीमें हैं। ये हमारे पास क्या है दोस्तों? ये 4 टीमें हैं। क्लियर? 1 2 3 और एक ये चौथी, ये 4 हमारे पास एक टीमें हैं। तो जैसे अभी बात कर रहे थे अपन लोग कि इंडिया का अभी मैच चल रहा है, ठीक है, और इंडिया फाइनली हमारी जो है फाइनल मैच में जा पहुंच चुकी है। सही है बात? अब जो मैच हो रहा था इंडिया का पाकिस्तान से और साउथ अफ्रीका है और भी अदर जो टीमें हैं, उन सबका जो मैच था उसमें अलग अलग टीमें थी, उन सबका अपना अलग अलग लोकेशंस पे उनको करना था परफॉर्मेंस। अब जैसे कि मान लीजिए 2 तरीके की हमने लोकेशंस देखी थी वहां पे, कि एक थी हमारी दुबई, जो मैच होना था वो दुबई, और दूसरा हो रहा था पाकिस्तान में, है ना? तो दोनों की जो पिचेस हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो टीम को उन पिच के अकॉर्डिंगली अपनी टीम के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बैटिंग पिच है तो बैटिंग के हिसाब से अपन को अपनी टीम को तैयार करना पड़ेगा। मान लीजिए पिच हमारी बॉलिंग के हिसाब से है तो हमें बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का क्या है कि जो स्ट्रेटजी होती है टीम की वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट उनको मिलने वाला है, किस टाइप के ग्राउंड पे वो खेलने वाले हैं। बात समझ में आई? अगर ग्राउंड वेरी करेगा तो उन टीम के अंदर उनकी स्ट्रेटजीज जो है वो भी वेरी करेंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ताकि वो अपनी जीत को और अच्छी प्रोबेबिलिटी पे लेके जा सके। सही बात है। अब यहां पर भी हमारे पास 4 टीमें हैं। एक है एनएएफ, एनएसीएल, एनएबीआर, एनएआई। ये 4 टीमें जो है वो अलग अलग पिचेस पे परफॉर्म करने वाली हैं। क्लियर? पहली पिच इसको दी गई है नॉन पोलर सॉल्वेंट की। क्या दिया गया है? नॉन पोलर सॉल्वेंट की पिच। मतलब कि मान लो एक बीकर होगा इस तरीके से, उस बीकर के अंदर ये चारों पड़े होंगे, ये चारों पड़े होंगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चारों इस तरीके से पड़े होंगे। ये मान लो एक बीकर है, इस बीकर में ये चारों इस तरीके से पड़े होंगे, इस तरीके, 1 2 3 4। अब ये एक पिच ए हो गई। इस तरीके से अपन आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट पिचेस लगाएंगे और उनके अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, और परफॉर्मेंस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब जो फाइनल न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस पिचेस के अकॉर्डिंगली इनका क्या क्या बिहेवियर होने वाला है हम उस पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तैयार हैं आप लोग? निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार है। तो पूरा वीडियो पूरे लेक्चर के अंदर बने रहें। बात समझ में आई? कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, पहली पिच इनको दी गई है और हमारे सारे टीमें रेडी हैं। आइए टीमों से आपको रूबरू कराते हैं। पहली टीम, पहली टीम यहां पे हमारे पास क्या है? एनएएफ। दूसरी टीम है एनएसीएल, एनएबीआर और एनएआई। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है दोस्तों, पिच की तैयारी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम टीमों के पास। टीम ए के पास में क्या? एनएएफ, क्या लगता है आपको किस टाइप की पिच है ये? जल्दी बताओ। उसने कहा सर जो पिच है उसको देख के लग रहा है नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर है। मतलब पोलैरिटी नहीं है सर इसमें, नो पोलैरिटी। नो पोलैरिटी कह रहा सर, पोलैरिटी नहीं है मतलब नो डाइपोल, नो डाइपोल मूवमेंट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी करके आए हो तुम। और कुछ बता सकते हो क्या इसके बारे में?
कैसा, इतनी ही जानकारी मुझे लग रहा है इस पिच को देखते हुए। NaCl सर मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, मैं लेट आया था। NaBr सर कुछ ज्यादा खास मुझे आइडिया है नहीं। NaI के पास गए, बताओ क्या जानते हो सर? F ने बताया है कि नॉन पोलर है, पोलरिटी नहीं है, डायपोल मूवमेंट भी जीरो है, इसका मतलब है इसका म्यू भी जीरो होगा, इसका म्यू भी जीरो होगा। मैंने बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी टीमें हैं उनकी तैयारी तो हमें देख के अच्छा लग रहा है कि तैयारी अच्छी है, इनको पिच के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और इसके बिहाफ पे इन्होंने अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी होगी। आइए बात करते हैं, आगे बढ़े। अब बेटा ये बताओ, जरा आप कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये कहानी है, कॉन्सेप्ट पे आए तो ये जो है वो क्या है, सॉल्ट है, क्या है, आयोनिक सॉल्ट है या नहीं? अब इनके बीच में आयन होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और ये कहीं ना कहीं एक लैटिस में होंगे। ये क्या है, अभी लैटिस में पड़े हुए हैं, एक लैटिस में पड़े हुए हैं। तो पहले अगर इनको परफॉर्मेंस करना है तो इनको अपना लैटिस तोड़ के बाहर आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? अगर इनको ग्राउंड पे आई, अगर ये ग्राउंड पे ही नहीं आए खेलने के लिए तो मैच और परफॉर्मेंस की बात ही खत्म हो जाएगी। तो पहले इनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, तो F माइनस Cl माइनस। तो भैया मैं फ्लोरीन के पास गया, मैंने कहा तुम रेडी हो परफॉर्म करने के लिए? कह रहा है बहुत तेजी से। मैंने कहा आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सारे के सारे बाहर आ गए हैं अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के, सारे के सारे। अब बारी है परफॉर्मेंस की, बारी क्या है, परफॉर्मेंस की, और उसके बिहाफ पे रिजल्ट स्टार्ट होगा। तो जैसे ही माइक लेकर के वापस जा रहे थे कि मैच स्टार्ट होगा, आओ मैच को एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर में मैच का रिजल्ट ही डिक्लेयर हो गया। मतलब इन्होंने परफॉर्मेंस तो दी नहीं, उससे पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। इन्होंने कोई भी परफॉर्मेंस तो दी नहीं, पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और रिजल्ट डिक्लेयर में, रिजल्ट डिक्लेयर जो हुआ उसमें ऑर्डर में आपको ये मिल गया। बात समझ में आई? ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। सही है। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया। अब रीजन समझो ध्यान से। जो सॉल्वेंट लिया है इन्होंने, जो सॉल्वेंट लिया है जहां पे ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर पोलरिटी नहीं है। और मैंने बोला जब तक ये अपने लेटेस्ट से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये कोई परफॉर्मेंस तो दे ही नहीं पाएंगे। भैया ग्राउंड पे तो आना पड़ेगा, मैच खेलने के लिए बैट्समैन को ग्राउंड पे आना पड़ेगा, बॉलर्स को, फील्डर्स को ग्राउंड पे आना पड़ेगा, तभी तो वो बॉलिंग कर पाएंगे, फील्डिंग कर पाएंगे। अब वो ग्राउंड पे ही नहीं उतरे और रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया आपने भाई। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लैटिस ही ब्रेक नहीं होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लैटिस ब्रेक नहीं होता है। बात समझ में आई? तो यहां लिख सकते हैं नो डिसॉल्वेशन ऑफ सॉल्ट, नो नो डिसॉल्वेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं हुआ, लैटिस से बाहर ही नहीं आया यार, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है आपने, मतलब सॉल्ट जो है वो अपने लैटिस में ही है। वुड एग्जिस्ट इन इट्स लैटिस, लैटिस से बाहर ही नहीं आया, लैटिस ही ब्रेक नहीं हुआ। तो अब एक बच्चे का सवाल आया, सर फिर ये रिजल्ट कैसे घोषित हो गया, आयोडीन को कैसे कर दिया आपने आगे? तो ये ऑर्डर एक्चुअल में हाइपोथेटिकल है। जब भी आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा, आयनिक सॉल्ट दिया जाएगा, तो उस केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा। मतलब कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं
तो उस केस में बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन आगे रिएक्ट बढ़ ही नहीं पाएगी। तो कभी भी आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन के अंदर आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब बात करते हैं सर ये ऑर्डर कैसे आया, तो आओ बात करें। तो जो F माइनस है इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। बोलो NaF के अंदर इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा है, साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या है, अब इस ऑर्डर तो आया है, इसको तो समझाना है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसके बीच में इसके काउंटर जो पार्ट है पॉजिटिव वाला, उसके साथ इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो यहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जब ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं पाएगा, है ना, तो ये अपने लेटिस से बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको यहां लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से ये अपने लेटिस से बाहर ही नहीं आ पाएगा। और जब ये लेटिस से बाहर नहीं आ पाएगा, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से ये अपने लैटिस से बाहर ही नहीं आ पाएगा। जब बाहर ही नहीं आएगा तो F माइनस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, इसी वजह से ये इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिसिटी में लीस्ट जाएगा। बट NaI की बात करें तो साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज डिस्पर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वही आयोडीन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोडेंसिटी डिस्पर्स रहेगी, तो उसके काउंटर पार्ट के साथ उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। और कम होने की वजह ये इजीली बाहर आ सकता है अपने आयंस के फॉर्म में, I माइनस, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो ये किसी और को देने के लिए रेडी रहेगा। तो ड्यू टू वीकर बॉन्ड, यहां लिख लेना, ड्यू टू वीक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, या जो भी लिखना आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ। तो अब फ्लोरीन के पास गया माइक लेकर के, भैया कैसा फील कर रहे हो, पीछे आ गए तुम तो। सर मौका ही नहीं मिला मुझे अपने लेटेस्ट से बाहर आने का। जब अपने ही लोग धोखा दे जाएं तो क्या करेंगे परफॉर्मेंस करके? अपने ही लोग धोखा दे जाएं, सॉल्ट अपने लेटेस्ट से मुझे बाहर ही नहीं आने दे रहा है, मेरे साथ मेरा जो बॉन्ड है, काउंटर पार्ट है, वो अलग ही नहीं हो रहा है। जब अलग ही नहीं होगा मैं बाहर आकर के कैसे परफॉर्मेंस दे पाऊंगा? आयोडीन के पास गए, कैसा फील कर रहे हो, कह रहे थोड़ा बहुत तू तड़ा किया था, इसने समझा दिया इसको मैंने कि निकल, मैच की बात है, गेम खेलने जाना है मेरे को, तो मान गया, दूर चला गया। और मैं यहाँ आकर के रिजल्ट आपके सामने है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो ऑर्डर है ये हाइपोथेटिकल ऑर्डर है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कभी भी लैटिस ब्रेक नहीं होता है। जब लैटिस ब्रेक नहीं होता है तो हम इस ऑर्डर की बात नहीं कर सकते, बट ऑर्डर है, मान के चल रहे हैं, तो ये ऑर्डर हमारे पास आएगा। रीजन कि दोनों के बीच में साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा है, तो बीच का इसका जो काउंटर पार्ट है उसके साथ इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो ये अपने लैटिस से इजीली बाहर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो इसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, लीस्ट होगी। बट यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से अपने काउंटर पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका बॉन्ड जो है वो वीक क्रिएट होगा। जब वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये अपने लेटिस को तोड़ करके बाहर आने में ज्यादा क्षमता रखता है rather than फ्लोरीन, तो इसी वजह से इसकी न्यूक्लियोसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात, समझ में आया? तो कभी भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, RX और यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है नॉन पोलर NPS, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। रीजन रीजन आपके सामने है कि कभी भी ये इस तरीके से इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का लेटेस्ट ब्रेक ही नहीं हो रहा है। आया समझ में आपको? आगे बढ़े, आ जाओ। अब ये तो समझ में आ गया अपन को कि अगर इनको बाहर आना है तो उसके लिए, इनको अपने काउंटर पार्ट से बाहर आना है तो उसके लिए इनको पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होगी। जब मैच, तभी तो मैच खेल पाएंगे, फिर रिजल्ट एक्चुअल आएगा। तो आइए हम केस सेकंड पे बढ़ते हैं। केस टू, पोलर सॉल्वेंट।
अब ये दो तरीके के होते हैं। पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब यहां पे पहला केस क्या था कि नॉन पोलर होने की वजह से चारों टीमों की जो काउंटर पार्ट थे नेगेटिव चार्ज वाले हेलोजेंस, वो बाहर ही नहीं आ पाए अपने लैटिस से। अब बाहर नहीं आ पाए तो वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, तो जो ऑर्डर आया वो क्या आया, हाइपोथेटिकल आया। ठीक है, बट उन्होंने यहाँ बोला, अब हम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि सर कुछ ऐसी पिच हमको प्रोवाइड की जाए, कम से कम पोलर पिच तो दो, ताकि हम अपने लेटेस्ट तोड़ के बाहर तो आए, हमको अपना परफॉर्मेंस देने का मौका तो मिले। भाषण में आई कि नहीं आई? तो फ्लोरीन तो बेटा यहाँ पे भी हार गया। अब फ्लोरीन वापस यहाँ तैयार खड़ा है, फ्लोरीन यहाँ पे वापस तैयार खड़ा है अपने काउंटर पार्ट के साथ, NaF, NaCl, NaBr, NaI। मैंने कहा, कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा फील कर रहे हो आप? कह रहा सर मैच के बाद बात करेंगे, मैच के बाद बात करेंगे। आयोडीन के पास गए, कैसा फील कर रहे हो, कैसा लगता है मैच इस बार तुम जीतोगे या हारोगे? सर लास्ट रिजल्ट आपने आपके सबके आंखों के सामने है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हमें करने का प्रयास करूंगा। कॉन्फिडेंट है भाई, पहली बार जीता है बंदा, मैच जीता है, पहला मैच जीता है। आइए दूसरा मैच होने जा रहा है इन चारों के बीच में, तैयार हैं आप लोग? तो अब जो पिच है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर मतलब क्या हो गया, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, ठीक है। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोलरिटी है, पोलरिटी है, पोलरिटी है, पोलरिटी है तो डायपोल मूवमेंट होगा, आया ना? पोलरिटी है तो डायपोल मूवमेंट होगा। यहां पे एक किस किस कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं, CCl4, CCl4, CS2, C6S6, ये सारे आपके क्या हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आओ, तो यहां पे बात करी कि पोलर सॉल्वेंट है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पोलरिटी होगी, होगी या नहीं बोलो? अब प्रोटेक का मतलब हुआ, प्रोटेक का मतलब हुआ H, मतलब प्रोटेक का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+। अब H+ का मतलब कैन विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो। क्लियर है बात, समझ में आई बात? और सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो गया। तो अब इस केस में मुझे बताओ कि क्या ये अपने लेटेस्ट तोड़ के बाहर आ सकते हैं? क्योंकि कंडीशन ही यही थी, इनको चाहिए ही क्या था, पोलर सॉल्वेंट चाहिए था। तो मतलब इस केस में सॉल्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा। इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्ट है, जो हमारा आयोनिक सॉल्ट है, ये टूट जाएगा। तो मतलब लेटेस्ट से ये लोग बाहर आने की क्षमता रखते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, और लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट वुड डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड जो लेटेस्ट है वो भी टूट जाएगा। सही है कि नहीं? क्लियर है बात? अब आओ मैच की बारी आ गई है, आ गई है, सारे के सारे ग्राउंड पे रेडी हैं, ये सारे के सारे अब ग्राउंड पे तैयार खड़े हैं।
ये सारे के सारे अब ग्राउंड पे रेडी खड़े हैं। फ्लोरीन के पास गए, कैसा फील कर रहे हो? कह रहे सर मजा आने वाला, देखिएगा आप रिजल्ट कैसा आने वाला। देखिएगा अब लेटेस्ट से बाहर निकले हैं हम, तो ये सारे अब लेटेस्ट तोड़ के बाहर आ जाएंगे और अपना अपना काउंटर पार्ट छोड़ देंगे। और एफ के सर पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। यहाँ पे सीएल के सर पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। बीआर के सर पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। आयोडीन के सर पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। ये लेटेस्ट तोड़ तोड़ के बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए, पूछने गए हम इनके पास, जैसे ही जाने वाले थे, इतनी ही देर में मैजिक हुआ। मैजिक क्या हुआ? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो थे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो थे, अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, तो गंदा दिख रहा है लाल रंग। तो एग्जाम्पल ले लो। अब यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो एग्जाम्पल ले लो, कौन कौन से ले सकते हैं? देखो, H2O ले सकते हो आप, ROH ले सकते हो आप, RCOOH ले सकते हो आप। ये सारे के सारे आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। अब ये आ गए, जैसे ही बाहर आए तो इसके पास गए, कैसा फील करो? कह रहे सर परफॉर्मेंस की तैयारी में लगा हुआ हूं, आंसर बहुत जल्दी मिलने वाला है और मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। जीतने की बात तो छोड़ो, शकल ही नहीं दिखा पा रहा था, शकल ही नहीं दिखा पा रहा था। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन वाली साइड्स थी, उसने इसको इस तरीके से घेर लिया है दोस्तों, ये देखो। तो मैक्सिमम सॉल्वेशन, मैक्सिमम सॉल्वेशन, हाइड्रो और क्या होगा यहाँ पे? एच बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड। भैया फ्लोरीन माइनस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ये। थोड़े बहुत इसके पास भी गए, थोड़े बहुत इसके पास भी जाएंगे, बट साइज बढ़ता जा रहा है तो सॉल्वेशन कम होता जा रहा है, ये देखो। और गिने चुने दो चार इसके पास जाएंगे। तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बड़ा होने की वजह से आयोडीन का लीस्ट सॉल्वेशन होगा यहाँ, लीस्ट सॉल्वेशन। लीस्ट सॉल्वेशन ड्यू टू वीक एच बॉन्ड, या बहुत ही लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो यार अब जब ये सॉल्वेशन हो गया इसका और एक टाइम पे दिखना बंद हो गया ये, तो ये अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गया, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी और को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इतने में रिजल्ट घोषित हो गया। रिजल्ट घोषित हो गया भाई, देखो रिजल्ट घोषित होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? बताओ क्या आएगा? आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस। समझ में आया? फिर से आयोडीन कैसा, मैंने पहले ही कहा था। देख लो, देखो बैक टू बैक दो बार जीता है, बैक टू बैक दो बार जीता है, और फ्लोरीन बैक टू बैक दो बार हारा है। इसके पास गए, पूछा, दौड़ता हुआ गया बंदा, पूछा कैसा फील हो रहा है? तेरा फालतू की बातें मत करो, जाओ यहाँ से, मेरा ऐसी मूड खराब है। दो बार अटेम्प्ट कर लिया है, अब तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा आखिरी अटेम्प्ट बचा हुआ है। देखते हैं क्या होता है इसमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये आ गया इसका ऑर्डर।
ये आ गया ऑर्डर। सही है। अब दो बार बेचारा हार गया। पहली केस में क्या था कि सॉल्वेंट जो सॉल्ट था वो ब्रेक ही नहीं हुआ, लेटेस से बाहर नहीं हुआ आ पाया, तो बेचारा फ्लोरीन जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। दूसरे केस में उसने कहा सर पोलर सॉल्वेंट लेके आओ, मैं पोलर सॉल्वेंट लाया, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ला के दिया। अब पोलर सॉल्वेंट में दूसरा ड्रॉबैक क्या रहा उसके साथ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला सॉल्वेंट था। ये क्या था? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले सॉल्वेंट्स थे। और जैसे ही फ्लोरीन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोडेंसिटी दिखी तो सारे भाग करके इसको घेर लिए और सॉल्वेशन हो गया इसका, और इस वजह से ये किसी और को अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी दे नहीं पाया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये लीस्ट चला गया। तो अब यहां पर फ्लोरीन दो बार हारा है, बस दो बार हारने पे भी उसने चीजों को एनालाइज किया है, अपनी गलतियां सुधारी हैं। पहली गलती उसको ये रियलाइज हुई कि मुझे नॉन पोलर सॉल्वेंट पे नहीं रहना, मतलब मुझे लेटेस से बाहर आना पड़ेगा, तभी मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। पहली चीज क्या थी? लेटेस तोड़ के बाहर आना। तो ये चीज किसने बताई? पहले वाले पार्ट में जहां वो हारा था वहां से उसको पता चला कि मुझे लेटेस तोड़ के बाहर आना है। दूसरे वाले केस में जब वो हारा तो उसने यहां पे ये एनालाइज किया कि मतलब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में ये मेरे साथ ड्रॉबैक है कि मेरे पास इलेक्ट्रो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बट मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसको यूज इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला है। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि ऐसी कोई पिच मिल जाए जो कि पोलर तो हो बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करती हो। बात समझ में आई? उसको ये समझ में आ गया कि पोलर सॉल्वेंट तो हो, सॉल्वेंट तो पोलर होना चाहिए ताकि मैं लेटेस्ट से बाहर आ पाऊं, बट दूसरा केस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसने कहा सर कुछ ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी पिच बनाओ ताकि मैं अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाऊं। मतलब उसका कहने का तात्पर्य क्या था कि ऐसी पिच दो जिसमें जिसमें मेरा लेटेस भी टूटे और कोई मुझसे एच बॉन्ड भी ना बनाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आइए इसके लिए अपन केस थर्ड पे चलते हैं। आइए इसके हम केस थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड ये रहा आपकी आंखों के सामने। पोलर होना चाहिए, पोलर होना चाहिए बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्केप होना चाहिए। तो पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ये वो सॉल्वेंट हैं जो पोलर तो हैं बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इनका म्यू तो जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना, बट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अप्रोटिक का मतलब क्या हो गया? नो एच बॉन्ड, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आई आपको? सॉल्व यहाँ पे लिख लेते हैं ना अपने सॉल्वेंट्स, हाँ, H2O ROH RCOH, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की। क्लियर? ठीक है, आओ एग्जाम्पल देखें इसके। एग्जाम्पल देखोगे क्या? आओ। बहुत मजेदार, देखो ये, इसका नाम है क्राउन ईथर। ये क्या है बताओ? THF, टेट्रा, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। इसका नाम क्या है बताओ? एसीटोन, कैसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। और ये क्या है आपका? DMSO, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड।
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये हमारे पास कुछ सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड में पोलरिटी है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल प्लस, इधर पार्शियल नेगेटिव, सॉरी प्लस, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो एक्चुअल में इनके ऊपर ये इलेक्ट्रोडेंसिटी, यहाँ लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है। तो इन लोन पेयर की वजह से ये जो है वो कैटायन वाली साइड्स को होल्ड करके रखते हैं। ये किसको होल्ड करके रखते हैं, ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इनके पास, यहाँ पे लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कैटायन वाली साइड्स को होल्ड करके रखते हैं। किसको होल्ड करके रखते हैं, कैटायन वाली साइड को। फ्री कौन सी साइड रहती है, नेगेटिव चार्ज वाली साइड। तो अब यही केस फ्लोरीन को चाहिए था, यही केस फ्लोरीन को चाहिए था अपनी परफॉर्मेंस के लिए। बुला लें सारी टीम को, बुला लें क्या सारी टीम को, आ जाओ भाई, सारी टीम को परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं और ग्राउंड पे बुला लेते हैं। आ जाओ, NAF रेडी है अब। अब इस केस में थोड़ा बहुत जो NAF है वो थोड़ा सा परेशान है बेचारा, इसीलिए परेशान होगा यार। ऑब्वियसली बैक टू बैक 2 बार जो उसकी मैचेस हुए हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस को ज्यादा खास रही नहीं, दोनों ही केस में वो लीस्ट आया है। तो थोड़ा बहुत उसका जो मनोबल होगा वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहा होगा। बट ऑब्वियसली यार लाइफ में आपको अगर कोई अचीव करना है तो अपने अटेम्प्ट्स जो हैं उन अटेम्प्ट्स को करते रहना है, प्रयास करना बंद नहीं करना है लाइफ में। अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है लाइफ में तो फ्लोरीन से आप सीख सकते हैं कि फ्लोरीन बैक टू बैक 2 बार अपने रिजल्ट में सबसे लीस्ट परफॉर्मर रहा है, सबसे लास्ट में आया है। तो आप लोगों को भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो फ्लोरीन आपके लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि ट्राई करना बंद मत करो दोस्तों, ट्राई करना बंद मत करो, ट्राई करते रहो, चाहे कितनी बार भी आप असफल हो, आपको ट्राई करना बंद नहीं करना है। ट्राई करते रहो, कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। डिसअपॉइंटमेंट होता है, बुरा लगता है, नो डाउट। आपने सर आपने तो इतने आसानी से बोल दिया यार, जीवन में बहुत सारी समस्या हमें लाई पड़ी, आपको क्या पता कि मेरे जीवन में क्या दिक्कतें हैं। आप तो खड़े हो गए बाहर और कैमरे के सामने मेरे सामने बोल दिया आपने। नहीं बेटा, एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत तुमसे ज्यादा जीवन जिया है मैंने, तो ऑब्वियसली पता है। हाँ, मैं अपने से आगे जो जिसने ज्यादा लाइफ स्पेन जिया है उसके सामने मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने जितना ज्यादा जीवन व्यतीत किया है इस धरती पे उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली, है ना। बेफिजूल का जीवन थोड़ी ना जिया होगा उसने, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो पेरेंट्स ने कुछ बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, तो उन चीज़ों को मानो, उनसे पूछो कि कहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अपने गुरु, अपने टीचर जो है उनसे भी आप पूछ सकते हो, आपकी लाइफ में जो आइडियल है आप उनसे ही पूछ सकते हो जाकर के कि सर मैं यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा था, यहाँ पे कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो खराब आ रहा है। तो वो आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। आप कोई भी किसी भी टीचर से, मुझसे नहीं, जरूरी नहीं, आप किसी से ही पूछ सकते हैं जाकर के, जिसको भी आप मानते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आप जब अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, भाई आपने कोई गलती करी है आप उसके अंदर एनालाइज करेंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अब इस स्टेप में मैंने कहाँ पे क्या गलती करी थी। तो बात समझ में आई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी प्यारी चीज कॉन्सेप्ट सिखाती है कि लाइफ लेसन भी देती है, साथ में कॉन्सेप्ट तो मिल ही रहा है आपको। बात समझ में आ रही है। चलो आओ मैच की बात करते हैं वापस। NaF, NaCl, NaBr, NaI चारों के चारों तैयार खड़े हैं, सॉल्वेंट्स तैयार खड़े हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मतलब पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्ट तो ब्रेक होगा ही होगा, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट वुड टेक प्लेस, डिसोसिएशन ऑफ salts would take place। या इतना क्या लिख रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट है ना बस। अब इन केस ऑफ अभी मैंने बोला ना कि ये कैटायन को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं। किसको, कैटायन, मतलब इसका जो काउंटर पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है, इसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ये क्या करेंगे भाई,
जो इनका काउंटर पार्ट है, जैसे इसको आपने ब्रेक, लेटेस तो ब्रेक होगा, तो अब Na तो दूर दरार कहीं खड़ा है साइड में, ये खड़ा है Na प्लस। तो ये सॉल्ट ब्रेक होगा, तो ये इनका काउंटर पार्ट Na प्लस यहाँ टहल रहा है, क्लोरीन बाहर आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं पहले लास्ट 3 बार से। क्लोरीन यहाँ पे Br-, यहाँ पे I-, ये सारे के सारे अपने लेटेस्ट तोड़ करके बाहर तैयार खड़े हैं ग्राउंड पे परफॉर्मेंस करने के लिए। अब हमने बताया कि जो सॉल्वेंट है हमारा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, ये क्या करता है, कैटायन को सॉल्वेट करता है। इट्स मेनली, in case of polar protect solvent, it's mainly solvates cation। जो कैटायन वाला पार्ट है उसको ये सॉल्वेट करते हैं, सही है, ठीक है। मतलब Na को लेके निकल लेंगे, ये Na को लेके निकल लेंगे, है ना, Na को लेके निकल लेंगे। अब बारी आई है परफॉर्मेंस की, सॉल्ट तो निकल चुका है यहां से, ये तो अब हमारे पास ये कैटायन अपने सॉल्ट, जो एनायन वाला साइड है, ये सारे के सारे क्या हुए, सॉल्ट से अपने लेटिस से बाहर आ गए। अब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो अब ना ही इनके साथ कोई सॉल्वेशन होने वाला है, सॉल्ट भी टूट गया, सॉल्वेशन भी नहीं है, तो अब बात आएगी इनके परफॉर्मेंस की। तो फ्लोरीन के पास साइज छोटा होने की वजह से, ड्यू टू स्मॉलर साइज, इट हैव इट हैव साइज छोटा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कि नहीं, तो यहां लिख लो ड्यू टू स्मॉलर साइज मैक्सिमम इलेक्ट्रोडेंसिटी। और यहाँ पे साइज बड़ा है ड्यू टू बिगर बिगर साइज, तो इलेक्ट्रोडेंसिटी क्या होगी, डिस्पर्स रहेगी, लेस या लीस्ट इलेक्ट्रोडेंसिटी अवेलेबिलिटी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबिलिटी, है ना। तो अब साइज बड़ा है तो चार्ज डिस्पर्जन ज्यादा रहेगा, तो देने की क्षमता क्या रहेगी, कमी रहेगी। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिसिटी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर, या जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, फ्लोरीन का को विनर घोषित किया, फ्लोरीन आयोडीन के पास गया भागता हुआ, यस यस करके वापस आके खड़ा हो गया। आसन में आई कि नहीं आई, जीत गया फाइनली। तो यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफिलिटी का ऑर्डर क्या मिला, बोलो। क्या मिला दोस्तों बताओ, F- Cl- Br- I-। कर लेंगे सब लोग, क्लियर, समझ में आया आपको। और यहाँ पे सॉल्ट के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा, कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, है ना, ये देखो, ये भाग के साइड में खड़ा हो गया, भाग के साइड में खड़ा हुआ, यहाँ पे Na है, ये प्लस। और जैसे ही ये थोड़ा शिफ्ट होने के प्रयास किया, तो देखा कि चारों तरफ ये ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, ये ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, और ये ऑक्सीजन इसको इस तरीके से
चारों तरफ से बांध के बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने बात करी है कि जो हमारा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है वो जनरली किसको अट्रैक्ट करता है, किसको सॉल्वेट करता है, इसको कैटायन वाले पार्ट को। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आई। पहले दोनों ऑर्डर में हमारा आयोडीन विनर रहा, बट पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हमारा फ्लोरीन जो था वो विनर घोषित किया गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सॉल्वेंट का रोल आपको यहाँ पे समझ में आया कि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या बिहेवियर रहेगा हमारा, जो हमारे पास जो ग्रुप्स जो हमारे पास सॉल्ट्स रहेंगे उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है। पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट में क्या रहा, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या रहा, और हमारा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में क्या परफॉर्मेंस रहा। ऐसे हमने तीनों सॉल्वेंट्स के अंदर सबका बिहेवियर चेक कर लिया है। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो, कुछ नोट अपन ने पहले भी लिखे थे, आओ आगे बढ़े। नोट on on moving left to right, left to right in periodic table, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, बेसिसिटी both are both are parallel and decreasing। ठीक है, पैरेलल रहते हैं दोनों और डिक्रीजिंग रहते हैं। ठीक है, पैरेलल एंड डिक्रीजिंग। देखो एग्जांपल, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन। डायरेक्टली बेटा क्या लगा सकते हो आप इसमें, बोलो। डायरेक्टली आप क्या लगा सकते हो इसमें? डायरेक्टली आप क्या लगा सकते हो, जल्दी बताओ। अप्लाई ईएन फैक्टर, लेफ्ट टू राइट क्या लगाना है आपको, ईएन फैक्टर। जैसे ईएन बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और डिक्रीज। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो क्या आएगा, बोलो। और बेसिसिटी का ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, देखो पैरेलल है और डिक्रीजिंग रहेगी, मतलब जो ऑर्डर इसका आएगा वो यही है, डिक्रीजिंग होगी तो CH3 माइनस की सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर NH2 माइनस की सबसे ज़्यादा रहेगी, OH माइनस की और कम रहेगी, फ्लोरीन की सबसे लीस्ट रहेगी। बेसिटी का ऑर्डर भी यही मिलेगा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। दूसरा ये भी समझ सकते हो आप, ईएन फैक्टर अप्लाई करोगे तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हो आप तो ईएन बढ़ती है। अब जिसकी जितनी ज्यादा ईएन होगी तो उसकी देने देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होगा कि मैं इलेक्ट्रोडेंसिटी अपने पास ही रखने की क्षमता, जिसकी ईएन ज्यादा उसके पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी है, रखने की क्षमता ज्यादा होगी, तो देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। तो ईएन बढ़ने से देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। वो अपने पास रखना चाहेगा, ना ही किसी को देगा। अब देगा नहीं तो न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर घटिया हो जाएगा। बात समझ में? तो दोनों का ऑर्डर ये रहेगा, कर लोगे? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ऑन
मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम in periodic table in periodic table nucleophilicity nucleosity and basicity both are anti-palar anti-palar, ठीक है। एंटी पैलर दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, एंटी पैलर, ठीक है। थर्ड, इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है न्यूक्लियोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस एंड basicity decreases, ठीक। कर लोगे, एग्जाम्पल से देख समझोगे। यही हेलोजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताओ जरा न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे। और बेसिसिटी का ऑर्डर, हम्म, बोलो जल्दी बताओ। क्या बोला है, न्यूक्लियोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी ऑब्वियसली। तो बताओ क्या ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर, बताओ। हाँ जल्दी ऑर्डर बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ऑर्डर बताओ क्या आएगा। हम्म, अबे इंक्रीज कर रही है ना, तो आई, बी आर, सी एल और एफ। और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो इसमें आएगा आपका एफ, सी एल, बी आर और आई। कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। आगे बढ़े, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको और मजा आएगा आपको। आओ, तैयार हैं आप लोग एग्जाम्पल के लिए। मान लो मैंने आपको दिया है CH3O-, ठीक है। क्या दिया है मैंने आपको, एक CH3O-। कंपेयर करो जरा इसका। सर मजाक कर रहा है, मजाक कर रखा है आपने क्या। हम्म, जल्दी कंपेयर करो। CH3O, CH3, CH2O-, यहाँ ले लो आप CH3CH, CH3O-, इधर ले लो आप CH3C, CH3, CH3O-। कंपेयर करो जरा उसमें। जल्दी बताओ। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है सब में, है या नहीं। तो आपको याद होगा अपन ने एक बेस की बात करी थी, याद है। मैंने बोला था कि जो बेस है वो अगर H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो
कार्बोकैटायन जैसे ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर कोई क्राउडिंग वाला फंडा लगता है क्या? नो नीड ऑफ क्राउडिंग, नो नीड ऑफ क्राउडिंग, यहाँ पे कोई फंडा नहीं लगता क्राउडिंग का। बट यहाँ पे क्राउडिंग मैटर्स, स्टेरिक क्राउडिंग मैटर, मैटर करती है स्टेरिक क्राउडिंग, है ना? बढ़ेगी स्टेरिक क्राउडिंग, न्यूक्लियोसिटी का इसका देने का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मुझे न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर देखना है तो मुझे क्राउडिंग देखनी पड़ेगी, अगर मुझे न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर देखना है तो मुझे क्राउडिंग देखनी पड़ेगी। अब क्राउडिंग ज्यादा किसमें है? अरे सभी मटर गया। क्राउडिंग ज्यादा किसमें? तीन तीन बल्कि ग्रुप लगे हैं या नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल का देने का रेट सबसे कम, इस पे न्यूक्लियोसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि क्राउडिंग है कम, तो CH3O माइनस जीत जाएगा। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। 1, इसको 2, ये 3, ये 4। तो अपना ऑर्डर आएगा 1 2 3 एंड 4। बट अगर बेस के केस में कोई क्राउडिंग मैटर नहीं करती है, तो यहाँ पर ये ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे कि नहीं, ये डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है या नहीं? तो उस केस में ऑर्डर क्या आएगा? 4 3 2 1। कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्राउडिंग नहीं देखनी है, यहां पे क्राउडिंग देखनी है, सॉरी। चेक स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे चेक नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे डोनेट सिंक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम हो गई, इस वजह से फोर्थ नंबर अपना डोमिनेट कर गया। समझ में आई बात? कर लेंगे, सारी कहानी आपको लिखनी है यहाँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, काफी बार सवाल पूछा गया है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। बढ़े आगे। अब एक सवाल जनरली बच्चों के मन में आता है, एक अच्छा बच्चा सवाल पूछता है, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी। हम कैसे चेक करें सर? अब इतनी सारी बातें आपने बता दी कॉन्सेप्ट, तो हम चेक कैसे करें? हाउ टू चेक न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये मन में आता है कि सर आपने इतनी सारी बातें बता दी हैं, तो हम कैसे चेक करें? तो पहली चीज आपको ये देखना है कि कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की क्षमता रखता है, कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की क्षमता रखता है। पहली चीज, सबसे पहले ये देखना है आपको
कि जितने कितने आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। तो फर्स्ट फर्स्ट check who can easily gives its electron density, its electron density, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। फिर चेक करना है आपको पहले पहले देख लिया आपने कि आसानी से कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉनिसिटी, पहले चेक कर लो कि आसानी से कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉनिसिटी। बट अगर देने वाले ग्रुप सेम हो जाए या कंपेरेबल सेम हो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग sites are same or comparable same, then check check क्या चेक करोगे अब बताओ? then check crowding, then check then check crowding then check crowding higher the crowding, higher the crowding, lower would be lower would be nucleosity। ठीक है, पैरुल क्या फर्स्ट चेक हु कैन इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमने देखा यहाँ पे सब केसेस में, सारे केसेस में ऑक्सीजन देने वाला ग्रुप है या नहीं? यहाँ सारे के सारे केसेस में ऑक्सीजन ही देने वाला है। यहाँ सारे के सारे केसेस में ऑक्सीजन ही देने वाला ग्रुप है। अबे यार, इन सारे केसेस में ऑक्सीजन ही देने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट जो है वो सेम है। पहली चीज अपने चेक करी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट जो है वो क्या है, सेम है। अब आपने देखा क्या, क्राउडिंग। तो न्यूक्लियोसिटी के लिए अपन ने क्या किया बेटा, क्राउडिंग फैक्टर लगाया। तो क्राउडिंग की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, न्यूक्लियोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से फोर्थ हमारा पीछे चला गया, और पहला नंबर वाले में क्राउडिंग कम होने की वजह से वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। सही है। तो ये दोनों चीजों तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ, कुछ क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, ये आपको अपने घर से करके लाना है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल चेक करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड फाइल्स इन्वॉल्व।
ठीक है, आइडेंटिफाई आपको करना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसमें, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। देखो ठीक है, और देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। इसमें कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। CH3 COCl और यहाँ ले लो RO-। ठीक है, और करें क्या, और ले लो आप RO-। ठीक है, ठीक है, ये घर से करके लाएंगे आप लोग, 5 सवाल है। ठीक है भाई, तो ये अपने को सवाल है, ये घर से आप करके लाएंगे, कर लेंगे। और दे दूं एल्कीन को, देख लो साइक्लो एल्कीन वाला भी एक। लो ठीक है, आओ देखो, एक सवाल कर लेते हैं अपन। देखो जैसे कैसे करना है ये बता देता हूँ। इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये घूमेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। कर लोगे, ठीक, इस तरीके से करना है। ये एल्कीन है, ये Br आपका इस तरीके से है, ये घूमेगा यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल प्लस, तो ये वाली साइड क्या हो गई आपकी न्यूक्लियोफाइल, और ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या गया, पार्शियल प्लस पार्शियल नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। कर लोगे इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो लोग आगे चर्चा करेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय।